हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है, यह कथन है। यानी इकोनॉमिक्स ऐसी साइंस है, रेयरिटी की साइंस है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है? J.M. कीन्स, मार्शल, रॉबिन्स, J.K. मेहता। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र दुर्लभता का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछी जाती है ये एग्जाम में। ऑप्शंस हैं J.R. हिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हिंदी का यहाँ पर मिस हो गया है वर्ड, तो आप इंग्लिश में देख लीजिए। J.R. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ, P.L. सैमुअल्सन। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि बहुत ही फेमस बुक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, यानी कि इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है? रिकार्डो, कौटिल्य, एडम स्मिथ या मार्शल? तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? अगेन इसका राइट आंसर है सी, जो कि है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र के सिद्धांत, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ वेलफेयर, वेल्थ ऑफ नेशन या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री? फ्रेंड्स, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो हमने इसलिए इसको इंक्लूड किया है। तो इसका राइट आंसर है सी, जो कि है वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक का नाम है J.R. हिक्स, मार्शल, एडम स्मिथ या कौटिल्य? फ्रेंड्स, राइट आंसर है डी, कौटिल्य, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? वो थे कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के उपभोग में 1 इकाई की वृद्धि होने पर कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी वस्तु में अगर हम उसको उपभोग करते हैं तो 1 इकाई की वृद्धि होने पर हमारी जो कुल उपयोगिता होती है उसमें भी हमारे इंक्रीजमेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कुल उपयोगिता, सीमांत यानी मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी या नन ऑफ द अबव? तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को यूज करते हैं, किसी भी कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं, तो जब हम उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को यूज करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट को यूज करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी के बाद टोटल यूटिलिटी जो हमें मिलती है उसमें भी जब इन्हेंसमेंट होता है तो वो इन्हेंसमेंट हमारा कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उपभोग में वृद्धि होने पर सीमांत उपयोगिता, यानी क्या होगा? सीमांत उपयोगिता में फर्क क्या पड़ेगा? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, अनचेंज्ड होगी या फिर वो प्रारंभ में तो घटेगी लेकिन बाद में क्या होगा? वो बढ़ती चली जाएगी। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, जो कि है घटती है। जब हम सामान्य उपयोग में कोई किसी भी चीज को वृद्धि करते हैं, यानी कि कोई प्रोडक्ट है, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, 1 यूनिट हमने कंज्यूम की, हमें पूरी टोटल यूटिलिटी उसकी मिल गई। सेकंड कंज्यूम की, फिर भी हमें टोटल यूटिलिटी मिल गई। लेकिन जैसे हमने थर्ड यूनिट उसकी कंज्यूम करी, तो हमारी जो उसकी यूटिलिटी थी वो हमें थोड़ी कम मिली, क्योंकि अब क्या था, हमारा जो कंजम्पशन लेवल है वो पीक पॉइंट पे पहुंच गया है। और जब हमारा कंजम्पशन लेवल यानी जो हमारा सेटिस्फेक्शन है पीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, उसके बाद अगर हम किसी एक्स्ट्रा यूनिट या फिर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो वहां पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो डिक्रीज में चली जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की मांग तब परिवर्तित होती है जब, यानी यहाँ पर लॉ दिया है हमारा, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड दिया है। इसमें बता रहे हैं ये कि किसी वस्तु की मांग यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर परिवर्तन होता है तो वो कब होगा? उपभोग की आय परिवर्तित होगी तब, या वस्तु की मांग की लोच अधिक होगी, कीमत परिवर्तित होगी या फिर जनसंख्या परिवर्तित होगी? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कीमत परिवर्तित होगी। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में ये बताया गया है कि कभी भी अगर किसी भी प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो हमारी जो डिमांड है उसमें भी चेंजेस आएंगे। अगर किसी प्रोडक्ट में कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस अगर डाउन जा रहा है तो डिमांड वहां इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे डिमांड क्या हो जाएगी? डाउन में चली जाएगी। तो ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आवश्यक वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच होती है, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसरी आइटम्स कैसी होगी? शून्य, एक से अधिक या एक से कम? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए, शून्य। फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी नेसेसरी आइटम है, अगर उसके प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो वहां पर आपकी वो डिमांड किस तरह की होगी? आप देखिए फ्रेंड्स, नेसेसरी आइटम जैसे कि फूड है, ठीक है, फूड में भी आप लग्जरी फूड ना लेके एक नॉर्मल जो फूड होता है जो कि हर नॉर्मल पर्सन लेता है उसे, आप उस फूड के लिए सोचें। अगर वो फूड इंक्रीज हो रहा है फिर भी आप अपने पेट भरने के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथली रनिंग करने के लिए उतना फूड लोगे जितना आपके लिए रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर वो कम हो जाता है उसका प्राइस, तब भी आप उतने लोगे। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक्सेस में कंज्यूम करने लग जाओगे। या फिर नेसेसरी आइटम जैसे कि मेडिसिन भी हम यहाँ ले सकते हैं। मेडिसिन है, अगर अगर मेडिसिन के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जो हमारी नेसेसरी की जो मेडिसिन होती हैं, अगर उनके प्राइस इंक्रीज होंगे तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम मेडिसिन ना लें, क्योंकि मेडिसिन ना लेने से क्या होगा, हमें और भी ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होगी, हम बीमार भी पड़ सकते हैं। लेकिन अगर वही मेडिसिन के प्राइस अगर डिक्रीज होते हैं फिर भी हम क्या करेंगे, उस मेडिसिन को लेंगे, उतनी ही लेंगे जितनी हमें जरूरत है। ऐसा नहीं है कि अगर मेडिसिन के प्राइस डिक्रीज हो गए हैं तो फिर मेडिसिन हम ज्यादा क्वांटिटी में लेने लग जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जहां पर हमारे प्राइस का कोई फैक्ट नहीं पड़ता, हमारी डिमांड जितनी पहले थी उतनी ही बाद में भी रहती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम कहाँ पर लागू होता है? applies only in agriculture, applies in industry only, applies to all areas of production, या फिर the marginal utility applies the depletion rule। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है, जो उत्पत्ति ह्रास नियम है, ये हमारा प्रोडक्शन के सभी एरिया पे अप्लाई होता है। क्योंकि फ्रेंड्स, डिप्लीशन हर जगह आता है। हम कोई मशीन यूज कर रहे हैं वहां आएगा, किसी बिल्डिंग को यूज कर रहे हैं वहां भी डिप्लीशन होगा, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। तो फ्रेंड्स, ये हर जगह होता है। रिपेयरिंग हर किसी में जरूरत होती है, हर किसी को रिक्वायरमेंट होती है उसको मेंटेन करने की। On balance sheet, accruals, notes payable and accounts payable are listed under which category? यानी कि फ्रेंड्स, बैलेंस शीट में प्रतिवन, नोट पेबल्स और देय खाता किस श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, एक्रूअल्स, नोट पेबल, अकाउंट पेबल की बात करें तो ये सब क्या है, हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शंस देखिए, करंट लाइबिलिटीज, एक्यूमुलेटेड लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी और एक्रूड लाइबिलिटीज हमें दे रखा है। जबकि अभी मैंने बताया कि सारे ऑप्शंस किसके हैं, करंट लाइबिलिटीज का बताते हैं, जिनकी जो टाइम पीरियड होता है, मैच्योरिटी वैल्यू टाइम होता है, वो होता है हमारा लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटीज का भी क्या टाइम पीरियड होता है, लेस देन 1 ईयर, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आर लिस्टेड एज, यानी कि फ्रेंड्स हमें बताना है अब ये सारी चीज़ें जो हैं प्राप्य सूची और समकक्ष और इन्वेंट्री किस सूची में आते हैं। तो देखिए, इन्वेंट्री, कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये सब क्या है, इनकी टाइम पीरियड कितना होता है मैच्योरिटी का, लेस देन 1 ईयर। लेकिन ये सब क्या है, इन्वेंट्रीज हो गई, कैश हो गई, ये हमारे लिए एसेट्स हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस हमें दे रखा है, क्या है, अर्निंग्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, पेमेंट्स ऑन इनकम स्टेटमेंट, असेट्स ऑन बैलेंस शीट या फिर लायबिलिटीज ऑन द बैलेंस शीट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे हमारे असेट्स की तरफ बता रहे हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये लिस्ट किए जाते हैं असेट्स ऑन दी बैलेंस शीट। और अगर हम इसको फर्दर क्लासीफाई करें तो असेट्स के अंदर भी फ्रेंड्स ये हमारे क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो ये हमारे करंट असेट्स का पार्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, salaries and wages employees are recorded in which account are called? और salaries and wages employees जो होते हैं वो किस में अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में आप क्वेश्चन देख लीजिए। वेतन एंड वेतन कर्मचारियों को दर्ज किया जाता है जो खाते कहलाते हैं। एक्रूअल्स अकाउंट, एक्रूड एक्सपेंसेस, जीरो लाइबिलिटीज या फिर बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सैलरीज एंड वेजेस की, तो देखिए ये एक्रूअल अकाउंट्स में भी आते हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस में भी आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आते हैं, इन द सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्टेंसी अ स्टॉक विच इज रिकॉर्डेड अबव कॉमन स्टॉक एंड बिलो डैट अकाउंट्स इज, यानी कि फ्रेंड्स बैंक्रप्सी की सिचुएशन में एक स्टॉक जो होता है वो ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, कॉमन स्टॉक से, और बिलो डैट
अब वो क्या कहलाएगा हमारा, देखिए हिंदी में देख लीजिए, दिवालियापन की स्थिति में जो एक स्टॉक जो सामान्य स्टॉक से ऊपर और ऋण खाते में दिखाया जाता है, नीचे दर्ज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रेफर्ड स्टॉक, डेट लायबिलिटीज, कॉमन लायबिलिटीज या फिर हाइब्रिड स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, उसको बोलते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। यानी कि फ्रेंड्स एक ऐसा स्टॉक है जो कि कॉमन स्टॉक से तो हम नीचे रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो डेट स्टॉक होता है हम उससे क्या करते हैं, कॉमन स्टॉक से हम ऊपर रखते हैं और डेट स्टॉक से नीचे रखते हैं। यानी कि हम ये देखते हैं कि ना हमें नुकसान हो और ना ही वो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा रहे, इस तरह से हम देख के चलते हैं, तो वो स्टॉक हमारा प्रेफर्ड स्टॉक कहलाता है, ठीक है। कॉमन स्टॉक से ज़्यादा रखते हैं हम, जैसे कि हमने फिक्स कर लिया अमाउंट कि डेली हमें इतना स्टॉक चाहिए, ठीक है, वो कॉमन है, जैसे कि 50 यूनिट्स चाहिए, कॉमन स्टॉक है हमारा 50 यूनिट्स, तो हम उससे थोड़ा ज़्यादा रखेंगे, जैसे कि हमने 55 यूनिट्स एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, तो टोटल 50 हमें चाहिए था, 5 हमने एक्स्ट्रा ले लिया, 55 हो गया। लेकिन बिलो डेट से बिलो रखेंगे, जैसे कि बिलो डेट हमारी जो पोजीशन निकल कर आई वो 60 थी, तो हमने कितना लिया, 55 लिया, ना हमने 50 लिया, 50 था हमारा कॉमन स्टॉक की एवरेज था, जो हमें कॉमन स्टॉक की जो लाइन दे रहा था, वहीं हमारा 60 जो है वो डेट स्टॉक की लाइन दे रहा था, तो हमने इन दोनों के बीच की सिचुएशन प्रेफर की, जो कि थी हमारी 55। अब वो 55 की जो वैल्यू है वो हमारी बताती है प्रेफर्ड स्टॉक को, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A firm buys product but does not pay to suppliers instantly. This is recorded as, यानी कि एक फर्म जो उत्पादों को खरीदती है लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को तुरंत भुगतान नहीं करती है, किस रूप में दर्ज होता है? अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, एक्यूमुलेटेड लायबिलिटीज या फिर करंट लायबिलिटीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अगर एक फर्म प्रोडक्ट को परचेस करती है लेकिन वो इंस्टेंटली उसको सप्लाई नहीं करती है, तो ये हमारे अकाउंट पेबल का पार्ट आ जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, क्योंकि आपको उसको पेबल करना है। नेक्स्ट है, इन द बैलेंस शीट द टोटल ऑफ कॉमन स्टॉक एंड रिटेन अर्निंग्स आर एग्जामिन्ड एज, यानी कि एक बैलेंस शीट में एक सामान्य स्टॉक और प्रतिधारित कमाई की कुल के रूप में जांच की जाती है, कैसे? कॉमन इक्विटी से, ड्यू इक्विटी से, प्रेफर्ड इक्विटी से या फिर कॉमन परपेचुइटी से। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, स्टेटमेंट की बात की जा रही है, इनकम स्टेटमेंट की, जिसमें हम बैलेंस शीट की बात की जा रही है, जिसके अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स है वो हम एग्जामिन कर रहे हैं, तो वो फ्रेंड्स एग्जामिन की जाती है कॉमन इक्विटी की तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इनकम स्टेटमेंट द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री डेट गिव्स अ लोअर कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी सोल्ड इज कैटेगराइज्ड एज, यानी कि आय विवरण में बेची गई वस्तु की कम लागत देने वाली इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया को श्रेणीबद्ध बताना है हमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आउट रिसीवेबल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट आउट रिसीवेबल या फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इनकम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई ऐसी प्रोसेस अपनाएं जिसके अंदर जो हमारी कॉस्ट है वो लो निकल कर आए, और हम अपने कमोडिटी को सेल करें तो लो कॉस्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड, जब हमारी इस तरह की सिचुएशन अगर हमारे सामने होती है तो हम प्रेफर करते हैं कि लास्ट एंड फर्स्ट आउट करें, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। लास्ट एंड फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो बाद में हमारे पास माल निकल कर आया है, जो बाद में हमने परचेस किया, हम उसको पहले सोल्ड आउट कर देंगे, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रेटजी अपनाएंगे। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? जो पहले का माल है वो अब सस्ता हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले हाई अमाउंट पे बेचा था अब वो सस्ता है, तो हम उसको स्टॉक करके रखेंगे, हम उसको नहीं बेचेंगे, लेकिन देखेंगे लास्ट में जो अमाउंट हमने परचेस किया है वो महंगा, इस टाइम अगर प्रेजेंट में देखें तो उसके प्राइस बहुत हाई हैं, तो हम लास्ट वाले माल को पहले निकालेंगे, जिससे कि हमें जो अमाउंट है वो ज़्यादा मिले, ठीक है, तो ये सिचुएशन लास्ट एंड फर्स्ट आउट हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगी। नेक्स्ट है, financial securities which can be changed into cash to their book value price are categorized as, यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की बात करें जिसके में हमारी चेंज होती है कैश में, और उनकी बैक वैल्यू जो प्राइस की जाती है उसको हम किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, यानी कि वित्तीय प्रतिभूतियों को नगद में बदलकर उनके बुक वैल्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर कैश इक्विवेलेंट। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जिसको हम कैश में चेंज कर देते हैं और उनको बुक प्राइस को हम लिखते हैं,
तो फ्रेंड्स, जब हम कोई भी चीज़ कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट कहलाती है, और उसको हम उनके जो बुक वैल्यू प्राइस होती है उसके कैटेगराइजेशन में करके उसको मेंशन करके नोट करते हैं, ठीक है। तो वो कैश इक्विवेलेंट हमारी कहलाती है। नेक्स्ट है earnings that have a cumulative amount and are not paid to stockholder एज अ डिविडेंड इज नोन एज, यानी कि ऐसी अर्निंग जो कि क्यूमुलेटिव अमाउंट में आती है और वो पेड नहीं की जाती स्टॉक होल्डर्स को एज अ डिविडेंड, हम उसको क्या कहते हैं। तो अब हिंदी में देख लेते हैं, ऐसी आय जो संचयी राशि होती है और लाभांश के रूप में शेयर धारक को भुगतान नहीं की जाती, वो क्या कहलाती हैं। कॉमन अर्निंग्स, प्रेफर्ड अर्निंग, नॉन पेड अर्निंग या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर हम रिटेन्ड अर्निंग्स वो अर्निंग्स होते हैं जो कि कभी भी पेड पर्पज से यूज़ नहीं की जाती हैं, वो फ्यूचर के रेफरेंस में वो बिजनेस में स्टोर करके रख ली जाती हैं, यानी कि एक तरह से हम कहते हैं रिजर्व करके रख ली जाती हैं फ्यूचर पर्पज़ के लिए। जब फ्यूचर में किसी भी तरह की ज़रूरत होगी तब उनको खर्च किया जाता है। तो ये रिटेन अर्निंग्स जो होती हैं इसका अमाउंट कभी भी किसी क्रेडिटर को पे करने के लिए या फिर किसी भी तरह के जो पैसे पेमेंट होते हैं उनके लिए नहीं किया जाता, ये फ्यूचर पर्पज से रखी जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर अर्निंग्स इज डॉक्यूमेंटेड है, यानी कि भविष्य की कमाई का पूर्वानुमान लगाने के लिए निवेशकों द्वारा उपयोग की जाने वाली जानकारी का दस्तावेजीकरण को क्या कहते हैं। एनुअल रिपोर्ट, 5 ईयर्स रिपोर्ट, एक्सचेंज रिपोर्ट या फिर स्टॉक रिपोर्ट। तो फ्रेंड, जब इन्वेस्टर्स एनालाइज करते हैं या फिर हम बुक कहें तो फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर अर्निंग्स की कि उन्हें फ्यूचर में कितना मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि फ्रेंड्स इन्वेस्टर्स एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर ही ये डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कंपनी में कितना प्रॉफिट होगा, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उनकी पूरी फोरकास्टिंग एनुअल रिपोर्ट पे बेसिस होती है। इसलिए ये कहा जाता है कि एनुअल रिपोर्ट में कंपनी को अपनी ट्रू पिक्चर शो करनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर का पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट पे ही डिपेंड होता है। अगर आपकी एनुअल रिपोर्ट सही नहीं है तो इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में इनिशिएट नहीं लेंगे उसमें, अगर हम कहें तो उसमें इन्वेस्ट करने का। इसलिए एनुअल रिपोर्ट हमेशा कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करे, तभी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स पूरा डिसीजन सिर्फ एनुअल रिपोर्ट के बेसिस पर करते हैं। और एनुअल रिपोर्ट में हर चीज़ क्लियरली गिवन होनी चाहिए कि उसका प्रॉफिट रेशो कितना है, अर्निंग रेशो कितना है, इन्वेस्टर्स के लिए क्या पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें क्लियरली उसमें डिफाइन होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एक इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसका पूरी फोरकास्टिंग इसी पे डिपेंड करती है। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान, यानी रोलिंग प्लान जो है उसका कॉन्सेप्ट किस गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में आया था, आपको ये बताना है, या किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट। मनमोहन गवर्नमेंट, वाजपेयी, जनता या फिर राव। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान पढ़े हैं तो आपने इनको भी पढ़ा होगा, रोलिंग प्लान को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता गवर्नमेंट ने रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, गेट वाज बोर्न इन इंडिया। अब गेट का जन्म कब हुआ था, आपको ये बताना है। 1948, 1945, 1947 या फिर 1950। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1948। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्रेडिसेसर ऑफ WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो उसका प्रेडिसेसर या फिर ये कहें उससे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम क्या था। गेट, IMF, ADB या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर है ए, गेट था उसका नाम, जिसको बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती थी, जो आपस में कंट्रीज थी वो आपस में ट्रेड करती थी, तो किसी कंट्री के लिए कोई पॉलिसी लगाई जाती थी और कुछ कंट्रीज के लिए कोई और, यानी कि हर सबके लिए, सब कंट्रीज के लिए अलग अलग नॉर्म्स थी, अलग अलग कंडीशंस थी। तो इससे ना जो वीक कंट्रीज होती थी उनको प्रॉब्लम होती थी। तो इन सब चीज़ों को रिमूव करने के लिए WTO आया। WTO में चीज़ को लिबरल किया गया और हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखी गई और एक वहाँ पे प्रोसीजर कहें या फिर हम ये कह सकते हैं नॉर्म्स बनाए गए, जिसके बेस पर कंट्रीज को ट्रेड करने में आसानी हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो गेट जो है वो प्रीडिसेसर है WTO का। नेक्स्ट है, इन विच ईयर WTO वाज फॉर्मुलेटेड। अब WTO कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1995, 1948, 1991 या 1998। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1995 में WTO को फॉर्मुलेट किया गया था। नेक्स्ट आते हैं,
फेमा वॉज पास्ड इन द ईयर, अब फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये कब पास हुआ था? 1999, 1989, 2000 या फिर 1997? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1999। एक और चीज़ याद रख लीजिए, फेमा को रिप्लेस कर दिया गया किससे? इसको रिप्लेस किया गया फेरा से, ठीक है। नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे स्पेसिफिक पर्पस के क्रेडिट के लिए रेगुलेट की जाती है, रेगुलेशन का काम करती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी की ब्रांचेस में भी ये हेल्प करती है। यानी कि हम एक तरह से बात करें तो जो भी हमारे स्पेसिफिक पर्पस हैं या उनकी जो ब्रांचेस हैं उनके क्रेडिट का रेगुलेशन करना किसका काम होता है? क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव कंट्रोल, बैंक कंट्रोल या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक पर्पस की बात की जा रही है, तो यानी स्पेसिफिक पर्पस है तो सेलेक्टिव कंट्रोल होगा। किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जब हम कोई कंट्रोल करते हैं तो सेलेक्टिव कंट्रोल बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जा रहा है तो यहाँ पे राइट है सेलेक्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट है सेज स्टैंड्स फॉर, अब सेज जो है वो उससे क्या कहा जाता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन, स्पेशली बैकवर्ड जोन या फिर नन? तो फ्रेंड राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट है डैश इज एन एक्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डिटरमेंट, यानी कॉमन डिटरमेंट के लिए कॉन्सेंट्रेशन करके रखना इकोनॉमिक पावर को, वो कौन सा एक्ट करता है? एडा एक्ट, एमआरटीपी, आईएलओ या फिर फेरा? तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इकोनॉमिक पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की और रेगुलेट करने की, तो ये काम था एमआरटीपी का। एमआरटीपी यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है, जिसको बाद में चेंज कर दिया गया। अब वो क्या है वो आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज केम इन फोर्स, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था? 1985, 1986, 1999 या फिर 1989? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आर्थिक स्थितियों, आर्थिक नीतियों, आर्थिक औद्योगिक नीतियों और आर्थिक प्रणाली में मिलकर जो सारी चीज़ें काम करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर नन? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो किससे कंसर्न है? इकोनॉमी से कंसर्न है, कंडीशन पॉलिसी इकोनॉमिक से कंसर्न है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी सारे हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं। तो इसके लिए जो वर्क करेगा वो होगा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और अगर इसकी जगह हमारा बिजनेस कंडीशन, बिजनेस पॉलिसी, बिजनेस सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। इकोनॉमी से कंसर्न है ये सारी चीज़ें, इसलिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी इज एन एग्जांपल ऑफ, अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो किसका एग्जांपल है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दी? तो ये आप सबको पता होगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है वो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इकोनॉमी इज नॉट प्लान, कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो कि ना तो प्लान की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ना ही कंट्रोल की जाती है और ना ही रेगुलेट की जाती है? ऑप्शंस है क्लोज्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो देखिए क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब तो यहाँ है कि फुल्ली गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। वहीं मिक्स्ड की बात करें तो मिक्स्ड में क्या होता है, थोड़ा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और थोड़ा प्राइवेटाइजेशन होता है, यानी कि उनको प्राइवेटाइज कर दिए जाते हैं कुछ सेक्टर्स। जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी में क्या है, सब कुछ ओपन है, गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर सारी चीज प्राइवेटाइजेशन में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज गवर्नमेंट द्वारा नहीं की जा रही है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द एपेक्स बॉडी ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, अब इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए कौन सी एपेक्स बॉडी जो है वो वर्क करती है इंडिया में? प्लानिंग कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए प्लानिंग कमीशन की बात करें, वो प्लान इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करें तो वहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लोबलाइजेशन रिफर्स टू, अब जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो हमें क्या बताता है? अ मोर इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, लोअर इनकम वर्ल्ड वाइड, लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, या फिर ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑप्शंस, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबलाइजेशन से बिल्कुल नहीं होता। लेस फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, लेस नहीं होता बल्कि मोर फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट होता है। लोअर इनकम एंड वर्ल्ड वाइड की भी बात यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्रीज के साथ डील करेंगे तो हमारी इनकम क्या होगी? हाई होगी, लो नहीं होगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये मोर इंटीग्रेटेड यानी सारी चीज़ों को मिलकर वर्क करता है और इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड की बारे में बताता है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है, सब कुछ ओपन है। आप किसी भी कंट्री के साथ, किसी भी बिजनेसमैन के साथ, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को किसी भी कंट्री में जाके सेल कर सकते हैं। तो सब कुछ ग्लोबलाइज है, ठीक है, सब कुछ ओपन है आपके लिए। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर फर्म्स बिकॉज, यानी कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो किसके लिए बेनिफिशियल है, हमें ये बताना है। इट प्रोटेक्ट्स देम अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन, या हमें फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करता है। इट क्यूजन्स देम फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इवेंट्स इन अदर कंट्री, ये हमारी जो भी अदर कंट्रीज में इफेक्ट, जो भी इवेंट्स के इफेक्ट्स होते हैं उससे हमें बचाता है। इट ओपन्स अप न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी, ये हमारे लिए ओपन कर देता है न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को। इट इंक्रीजेज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ ऑपरेटिंग इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, ये हमारे लिए रिस्क को इंक्रीज करता है और अनसर्टेनिटी को भी बढ़ाता है। तो देखिए अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिशियल की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इट ओपन अप्स न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी। अब ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, हमारे लिए नए मार्केट ओपन हो जाते हैं। अब हम अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों में सेल कर सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ अगर हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में सेल करेंगे तो वहाँ पर हम अपने जो एक्स्ट्रा हमने एक्सपेंसेस किए हैं उसको लगा के हम अपना जो नो प्रॉफिट है उसको इंक्रीज करके वहाँ सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारी सेल भी इंक्रीज होगी, हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। तो ये हमारे लिए एक न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी की तरह वर्क करता है। इससे हमारे हमको एक नया मार्केट मिल जाता है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस आज के पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।